पहले हम देख रहे थे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हमने अभी पढ़ा था, जो कि क्या था, कहता है कि प्रेशर जो है, जब हम किसी द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं वह समानुपाती किसके होता है, मोल अंश के, उस गैस के मोल अंश के। और जब मोल अंश हटता है तो एक नेतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से पहले जो हेनरी का नियम हमने पढ़ा है उसके अनुप्रयोग देख लेते हैं, एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक बनाने में, जब कोई कोल्ड ड्रिंक शीतल पेयजल बनाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमें कोल्ड ड्रिंक में CO2 डालनी पड़ती है। अब CO2 की ही वजह से क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट आता है, वो गैस मिली हुई रहती है CO2। ठीक है, तो जब CO2 डालेंगे तो दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दाब ज़्यादा लगा रहे द्रव की सतह पर, तो ये हेनरी का नियम है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब गोताखोर जो होते हैं, कौन होते हैं, जो स्कू डाइवर्स रहते हैं, है ना, जब वो कहाँ जाते हैं, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जाते हैं, तो जब पानी के ऊपर है तो हमारा 1 ATM क्या है, दाब है। ठीक है, हमारा क्या है, 1 ATM दाब लग रहा है हमारे शरीर पर, हमारे रक्त की वाहिनियों में, जिसकी वजह से O2 आराम से घुल रही है। ठीक है, पर जैसे ही हम पानी के अंदर जाते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। 1 ATM से 3 ATM 4 ATM हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि मान लो हम लोग ऐसी हवा लेके गए जैसे कि हम नॉर्मली लेते हैं, जिसमें 20% तो O2 रहती है और 80% N2 नाइट्रोजन रहती है। अब जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे तो वो जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, वो रक्त में घुलने लगती है दाब के चलते। अब घुलने से कोई टेंशन नहीं, घुल रही, ठीक है। अब जैसे ही हम ऊपर आते, सतह पर आते, तो उस वक्त क्या होता है, वो जो N2 गैस है वो क्या हो जाती है, रिलीज़ होना चाहती है। क्योंकि हमें पता है हेनरी के नियम से, जैसे जैसे दाब कम होता है वैसे वैसे विलेयता कम होती है, मोलंश कम होता है उस गैस का। तो जो नाइट्रोजन है उसका मोलंश कम होगा और वो क्या होगी, वो विलेयता कम होने से वो निकलना चाहेगी, वो उस गैस निकलती है कैसे, बबल्स के रूप में। तो वो कैसे निकलेगी, हमारी रक्त वाहिनियों से निकलने की कोशिश करेगी। तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में पेन होता है, बबल्स बन जाते हैं। और क्या होगा भाई, दाब बढ़ने से किडनी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि रक्त में दाब बढ़ गया है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, सिलेंडर्स में जो स्कूबा डाइवर्स रहते हैं, वो सिलेंडर में क्या भर के लेके जाते हैं, वो 32% ऑक्सीजन, 96% नाइट्रोजन और कुछ 13% हीलियम भर के लेकर जाते हैं। अब हीलियम क्या करती है, हीलियम जो होती है उसका अवशोषण गुणांक कम होता है। अवशोषण गुणांक कम होने के कारण क्या होता है, उसका जो विलेयता है वो कम होती है। अब तीसरा है पहाड़ पे चढ़ना। जैसे इसे देखो भाई, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, दाब दाब कम हो जाता है। उसमें पानी के अंदर दाब बढ़ रहा था, अब जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से क्या होगा, 1 ATM दाब पे हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल बढ़िया घुल रही थी। अब जैसे ही दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की घुलने की जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी सामान्य तरीके से, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगी इस कारण। अब ये हमने अनुप्रयोग देख लिया। अब हम आते हैं एक अलग टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं साम्य वाष्प दाब, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई देखो, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या हो जाता है, निकाय बोलते हैं, निकाय, जहाँ पर जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा इनपुट है उतना ही आउटपुट आ रहा है। A से B बन रहा है तो B से A बन रहा है, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो मान लो एक हमने बंद पात्र ले लिया है जिसमें कि द्रव्य है, और द्रव्य में से अब क्या होगा, द्रव्य में से जब वायु टकराएगी, बंद पात्र है, तो जितनी उससे वेपर निकलेगी ना, द्रव्य से वेपर, तो जो वेपर है और जो द्रव्य है, वेपर मान लो पूरी मैक्सिमम सीमित निकल गई। अब जो वेपर है और जो द्रव्य है उन दोनों के बीच में साम्य अवस्था आ गई है, जितनी वेपर बन रही है उतनी द्रव बनना है, तो ये साम्य अवस्था आ गई है। तो साम्य अवस्था आने के बाद, है ना, अब द्रव्य की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है, अब जो द्रव की सतह पर जो दाब लग रहा है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साम्य वाष्प दाब कह रहे हैं। कौन ये दाब लगा रहा है, ये जो वाष्प है ना, वो द्रव्य की सतह पर दाब लगा रही है। ठीक है, साम्य अवस्था आने पर इसी को साम्य वाष्प दाब बोल रहे, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बोल रहे। ठीक है,
अब हम आते हैं अपने किसके ऊपर, राउल्ट के नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है, द्रव प्लस द्रव में होता है, लिक्विड इन लिक्विड में काम आता है। अब क्या कहते हैं भाई, राउल्ट ने क्या कहा था कि यदि द्रव एवं द्रव को विलयन में किसी द्रव एवं द्रव के विलयन में किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मूल अंश के समानुपाती होता है। मान लो हमने दो तरह के द्रव्य लिए, ठीक है, उसमें मतलब द्रव मतलब पानी में गैस मिला रखी है, एक जगह एक गैस मिला रखी है जिसको हमने बोला है ना, वो गैस जीवन गैस, और एक में G2 गैस नहीं बना रखी है। अब उसके वेपर बने, वेपर अब जो साम्यावस्था पर मतलब बंद कर रखा उन पात्रों को, जो गैस 1 का जो हमारा वेपर है वो कितना प्रेशर लगाएगा, वो लगाएगा P1 नॉट, है ना। और जो दूसरी गैस वाला जो हमने द्रव भर रखा है, जो गैस है ना, वो द्रव की सतह पर कितना वाष्प जो है वो द्रव की सतह पर कितना लगाएगी, P2 नॉट। अब P1 नॉट और P2 नॉट को हमने क्या करा, है ना, अब यही दोनों को एक विलयन में मिला दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जो है दो गैस हो गई है, अब ये शुद्ध वाली नहीं है, मतलब वो जो थी वो शुद्ध थी, P नॉट P1 नॉट क्या और P2 नॉट क्या थी, शुद्ध वाष्प दाब था, है ना, शुद्ध वाष्प दाब था साम्यावस्था पर। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जब हमने दोनों को मिला दिया तो ये आंशिक दाब होंगे P1 और आंशिक दाब होगा P2। तो जब P1 आंशिक वाष्प दाब द्रव की सतह पर, विलयन की द्रव की सतह पर लगाएगा, और P2 आंशिक दाब जब द्रव की सतह पर लगाएगा, तो उनमें से कौन ज़्यादा होगा, कौन सा वाष्प दाब अधिक होगा, तो वो अधिक होगा जिसकी मात्रा, जिसका मूल अंश ज़्यादा होगा। मान लो उस गैस की मात्रा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, जिस गैस की मात्रा कम है वो कम प्रेशर लगाएगी। तो मूल अंश जितना अधिक होगा उतना ही प्रेशर होगा। तो P समानुपाती फिर से किसके बराबर होगा, यहाँ P कौन सा है, वाष्प दाब का है साम्यावस्था पर, तो वो समानुपाती किसके होगा, मूल अंश के। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकला, P1 समानुपाती मोल अंश 1, ठीक है, और वही P2 समानुपाती मोल अंश 2। अब ये P क्या है, वही मेरा आंशिक दाब, ठीक है। अब यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो देखा गया है कि जो हमारा वो था ना, जो शुद्ध वाष्प दाब था वो उसके बराबर होता, मतलब P बराबर होता है शुद्ध वाष्प दाब और मल्टीप्लाई बाय जो होता है हमारा मोल अंश, है ना, मोल अंश के मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से P2 का भी होगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट और X मोल अंश 2, ठीक है ना। अब जब दोनों को टोटल करेंगे तो क्या होता है, देखो भाई, जब P टोटल करेंगे, जिसको समझाया जिसने किसने था, डॉल्टन ने दिया था, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम है ये। क्या होता है, PT इज इक्वल टू में जब टोटल करेंगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, और P1 को जब हम लिखेंगे तो वो होगा P1 नॉट और मोल अंश, है ना, और प्लस उसका मोल अंश, और P2 नॉट और उसका मोल अंश। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मूल अंश को हम कैसे, दो मूल अंश को जब हम प्लस करेंगे, है ना, जब x1 प्लस x2 करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ x1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, या हम x2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो मान लो हम 1 माइनस x1 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में मान लो x2 ले रहे हैं, अभी इतना नहीं देखते हैं, तो P नॉट 1 जो होगा, है ना, और 1 माइनस x2 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट और x2 हो जाएगा, प्लस P नॉट 2 x2 हो जाएगा। अब x2 मोल अंश को हम क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद, है ना, हमारा जो हमारा सूत्र है वो क्या बना है, P टोटल इज इक्वल टू में P1 नॉट प्लस मोल अंश 2, है ना, मोल अंश 2 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो इस तरीके से हमारा ये बना है क्या, राउल्ट का जो सूत्र है वो। अब ग्राफ देखेंगे, देखो भाई ये हमने समझ लिया किस तरीके से काम कर रहा है, पूरा वाष्प दाब के ऊपर है, जो वाष्प दाब साम्यावस्था पर लग रहा है, वाष्प दाब जो द्रव की सतह पर लगा रहा है, उसमें दो होते हैं, आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ग्राफ देखो, जिस तरीके से ग्राफ हमें दिया गया है, ये ग्राफ बस सूत्र को समझाता है कि जो हमारा P है वो समानुपाती किसके होता है, मूल अंश के। जैसे जैसे मूल अंश होगा वही इतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि पहले का मूल अंश 1 है और बाद में वो 0 हो गया। दूसरे का मूल अंश पहले 0 था फिर 2 हो गया। तो यहाँ पर ग्राफ में पहले वाला तो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसका मूल अंश ख़त्म हो गया तो उसका प्रेशर भी ख़त्म हो गया। ऊपर हमने प्रेशर लिया, प्रेशर पहले किसका लिया है, 1 का इधर लिया और 2 का देखो बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मूल अंश बढ़ रहा है। तो ये इसी को दर्शाता है कि जैसे जैसे मूल अंश बढ़ेगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे मूल अंश कम होगा वैसे प्रेशर कम होगा। ठीक है ना।